सुप्रभात बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। कक्षा 11 वाणिज्य संकाय अकाउंट इसकी इकाई 3, इसके अध्याय का नाम है लेखांकन समीकरण। अकाउंटिंग इक्वेशन को लेकर के मैं पहलवान सिंह राजपूत आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं आपको पिछले जितने भी व्यवहारिक प्रश्नों के समाधान मैंने आपको जो बताए हैं, बाकी से सवालों के लिए कुछ बातें लिखी, उन बातों को आप ध्यान से सुनें और उनके आधार पर और अधिक व्यवहारिक प्रश्नों का समाधान निकालें, उन नियमों का पालन करें। बेसिक तौर पर किसी भी लेखांकन समीकरण में यही बातें आती हैं। इनको मैंने लेखांकन समीकरण तैयार करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब ये वो बातें हैं जो मैं पिछले व्यवहारिक प्रश्नों में बता चुका हूँ। उसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ों को पिछले व्यवहारिक प्रश्नों में आपको बता दिया गया है कि इन चीज़ों का आप ध्यान रख करके लेखांकन समीकरण तैयार करेंगे, या ये नियम होते हैं, वो सब चीज़ें आ गई। इसके अलावा जो बचे हैं उनको मैंने यहाँ लिखा है। सबसे पहले बच्चों क्या लिखा है देखिए, जैसे व्यापारी व्यापार आरंभ करता है नकदी से, ये आपने देखा। तो अभी केवल यहाँ एक रोकड़ और एक संपत्ति होती थी। यदि मान लीजिए व्यापारी व्यापार शुरू करते समय रोकड़, मशीन, फर्नीचर, माल आदि चीज़ें भी लेकर आता है और फिर व्यापार आरंभ करता है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ जितनी भी वस्तुएं लेकर आएगा, इसी इनको सबको वस्तुएं ही कहेंगे और ये सब संपत्ति कहलाएंगी। उन सभी वस्तुओं को हम संपत्ति पक्ष में रोकड़ के साथ भी लिखेंगे। अर्थात अब ये आप केवल रोकड़ और पूंजी लिखते थे, अब संपत्ति पक्ष में जैसे मशीन भी है, फर्नीचर भी है, तो फिर रोकड़ प्लस फर्नीचर प्लस मशीन प्लस स्टॉक आदि ये भी लिखेंगे। और उन सब के जोड़ से दायित्व पक्ष में सभी संपत्तियों के जोड़ से पूंजी खाते में लिखेंगे। उदाहरण दिया है मैंने, देखिए यहाँ 3 चीज़ों से, 3 वस्तुओं से व्यापारी व्यापार आरंभ कर रहा है। यहाँ ध्यान रखना बच्चों, मैंने एक एक चीज़, एक एक बात को लेकर के एक एक समीकरण बनाया है। एक ही व्यवहार को लेकर के हर व्यवहार के लिए अलग समीकरण तैयार किया है, और इन सबको जोड़ दो तो एक बड़ा समीकरण तैयार हो जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, इस प्रश्न को देख करके आप बता सकते हैं कि व्यापारी ने 10,000 रुपये नकदी, 1,000 रुपये फर्नीचर और 2,000 रुपये के स्टॉक से व्यापार आरंभ किया है। 3 चीज़ों से आरंभ कर रहा है। 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं। तो यहाँ जो स्टॉक के बाद और बढ़ती चली जाएंगी। यहाँ 3 आ रही हैं तो प्लस करते जाओ और इन सब का योग पूंजी खाते में जाएगा। ये आपको करना है। देखो, रोकड़ 10,000 हो गई, फर्नीचर 1,000 हो गया, स्टॉक 3, 10 और 3 13, कितनी भी हो सकती हैं। राशियाँ कितनी हो जाए प्रश्न के साथ। इस उत्तर का आप प्रश्न बताएं तो क्या होगा बच्चों, व्यापारी ने नकदी 10,000, फर्नीचर 1,000, स्टॉक 2,000 से व्यापार आरंभ किया। ये इस प्रश्न का उत्तर है। इस उत्तर का वो प्रश्न बनता है, तो टोटल हो गया। तो मेरा नियम ये है, क्या नियम है, यदि रोकड़ के साथ अन्य किसी और वस्तु से व्यापार आरंभ किया जाता है तो संपत्ति पक्ष में रोकड़ के साथ जैसे फर्नीचर आदि को भी लिखेंगे, लिखना चाहिए। और फिर क्या करेंगे, दायित्व पक्ष में सभी संपत्तियों के जोड़ को पूंजी खाते के हम कहाँ लिखेंगे बच्चों। फिर बच्चों इन सारी संपत्तियों के जोड़ को हम कहाँ लिखेंगे, पूंजी खाते में लिखेंगे, पूंजी में जोड़ देंगे। अर्थात जितनी चीज़ों से व्यापारी व्यापार आरंभ करेगा वो पूंजी में आ जाएंगी। या 3 होंगी, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। ये एक चीज़ नई चीज़ हो गई। अभी मैंने पीछे जितने भी व्यवहारिक प्रश्न आपको बताए वहाँ केवल रोकड़ थी और फर्नीचर स्टॉक वगैरह नहीं थे। तो यदि किसी प्रश्न में इतनी चीज़ें आती हैं तो आपको ये काम करना है, बाकी नियम जो के तो रहेंगे। अगला देखिए क्या है, अगली चीज़ में क्या दिया है, अगले के विषय में बात करते हैं कि नगदी व्यय हुए हैं। जैसे मतलब वेतन दिया, मजदूरी दी, ब्याज दिया, किराया, स्टेशनरी आदि कोई भी
इनको व्यय बोलते हैं बच्चों अकाउंटिंग की भाषा में। वेतन देना, मजदूरी, ब्याज, किराया, स्टेशनरी, ये आप धीरे धीरे करके और इनके नाम सीखेंगे। तो बहुत सारे व्यय होते हैं व्यापार में। व्यापार को चलाने के लिए, दैनिक क्रियाओं को संचालित करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो व्यय के नाम से जाने जाते हैं। तो इनके लिए लेखांकन समीकरण में कैसे स्थान देते हैं, इनको लेखांकन समीकरण में कैसे लिखा जाता है, तो इन्हें रोकड़ व पूंजी में से कम कर देना चाहिए दोनों पक्षों में। जैसे मान लो 1000 का आपने वेतन दिया, नीचे उदाहरण दिया है, तो 1000 आप रोकड़ में से भी कम कर देंगे और पूंजी में से भी कम कर देंगे। तो व्यय का क्या नियम हो गया बच्चों, कोई भी नगद व्यय होगा, नगद होगा ना चाहिए, ध्यान रखना है, नगद किसी प्रकार का खर्च होगा, व्यय होगा, तो उसको हमेशा अपन रोकड़ में से भी कम करेंगे और पूंजी में से भी कम करेंगे। उदाहरण दिया है मैंने, देखो वेतन नकदी दिए 1000, इसका मैंने देखो समीकरण में कैसे दिखाया है, ये आपका पिछला ही समीकरण मैंने उतार लिया, रोकड़, फर्नीचर, स्टॉक और पूंजी 13 थी। अब 1000 हमने क्या कर दिया, वेतन के दे दिए, तो अगला समीकरण क्या बनेगा, रोकड़ में से 1000 कम होगा, इधर देखो बच्चों, उधर पूंजी में से 1000 कम होगा, ये होगा। तो जब भी कोई भी व्यय दिया जाएगा, वेतन, किराया, पूंजी आदि, तो क्या करेंगे, रोकड़ में से कम करेंगे और पूंजी में से कम करेंगे, बाकी चीज़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फर्नीचर जो का तो लिखा है मैंने, स्टॉक जो का तो लिखा है। तो नगद व्यय होने पर हमेशा ये रोकड़ में से कम होंगे और पूंजी में से कम होंगे, ये नियम बन गया। अब व्यय तो बहुत सारे होते हैं बच्चों, सारे व्यय को लेकर के अपन व्यवहारिक प्रश्न को हल करने बैठेंगे तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, इसलिए आप अब अपनी किताब में से बहुत सारे व्यवहारिक प्रश्न लेकर के इसको हल करें। अगला आय को लेकर के है, यदि कोई आय जैसे किराया, कमीशन, ब्याज आदि नगद मिले हैं तो क्या करेंगे, इनको रोकड़ व पूंजी में जोड़ देंगे, व्यय को घटाते हैं और आय को जोड़ते हैं, सिंपल सा रूल्स हो गया। व्यय को घटाते हैं रोकड़ व पूंजी में से, आय है तो रोकड़ में जोड़ेंगे और बट नगद होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है नगद किराया मिला 5000, देखिए क्या समीकरण बन गया। पिछला समीकरण कहाँ खत्म हुआ था आपका बच्चों, 9000, 1000, 2000, 12 पर हुआ था और 5000 को हमें किराया मिल गया, तो 9 और 5 कितने हुए, 14000। ये जो कि तो ये जो कि तो पूंजी में बार जोड़ दिए मैंने 5, 17000। तो क्या नियम है, आय हो, नगद आय हो तो रोकड़ में जोड़ेंगे और पूंजी में जोड़ेंगे। तो रोकड़ देखो पिछले समीकरण के हिसाब से कितनी थी बच्चों, 9000 थी, 9 में 5 जोड़ दे 14, इसमें कुछ नहीं करेंगे आय होने पर, इसमें कुछ नहीं करेंगे और पूंजी में 5 जोड़ देते। इस तरह से ये आय और व्यय का लेखांकन समीकरण में कैसे लिखा करते हैं वो नियम हो गया। ये 3 नियम हो गए आपके। चौथा देखिए अदत्त व्यय। बच्चों अदत्त व्यय के विषय में मैं आपको पढ़ाया चुका हूँ पहले भी, आपने वित्तीय विवरण वाले अध्याय में थ्योरी में देखा होगा, फिर से मैं इनको दोहरा दे रहा हूँ कि व्यापारी जब व्यापार करता है तो जब साल का आखिरी महीना होता है तो आखिरी महीने के सारे व्ययों का भुगतान वो इस साल में नहीं कर पाता है, वो अगले साल होता है। जैसे मैं कहूँगा हम 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रख रहे हैं, तो दिसंबर के सारे खर्चों का भुगतान जनवरी में होगा, जनवरी मतलब अगले साल हो गया। तो जितने भी वे खर्चे जो जिस साल का हम हिसाब किताब बना रहे हैं उस साल के हैं, लेकिन उनका भुगतान कब हो रहा है, अगले साल, वो अदत्त व्यय कहलाते हैं। तो अभी मैंने ऊपर जो आपको बताया था वो नगद व्यय के विषय में बताया था, और यदि अदत्त व्यय है तो फिर क्या करेंगे आप। 2 तरह के व्यय हो गए बच्चों, ध्यान रखना, एक नगद है तो रोकड़ में से कम करना है और पूंजी में से कम करना है, बट अदत्त है मतलब जैसे कहें दिसंबर का 1000 रुपये वेतन देना बाकी है, अब दिसंबर का वेतन हम कब देंगे, जनवरी में, जनवरी तो अगला साल हो जाएगा। तो पुस्तकों में उसकी एंट्री जो है लेखा है वो तो केवल जनवरी में भी करेंगे, लेकिन इस साल के लाभ हानि खाते पर उसका प्रभाव कैसे देखें, उसको कैसे करते हैं। उदाहरण क्या दिया है मैंने, देखो बच्चों 1000 रुपये वेतन के देना बाकी है किसी क्रम को, ये अदत्त कहलाएगा। 31 दिसंबर को हमें पता चला कि 1000 रुपये वेतन के देना बाकी है, तो इसके लिए क्या करते हैं, अदत्त व्यय के लिए क्या करेंगे, पूंजी में से घटाएंगे और दायित्व पक्ष में अदत्त व्यय के नाम से एक नया खाता खोलेंगे। पूंजी में से घटेगा, व्यय तो घटते ही हमेशा, चाहे वो चालू साल के व्यय हों, अदत्त व्यय हों या व्यय जिनका व्यय का भुगतान हो, हमेशा पूंजी में से घटते हैं। लेकिन एक नया खाता दायित्व पक्ष में खोलेंगे, वो अदत्त व्यय के नाम से खोलेंगे। कैसे, देखिए उदाहरण। अब मेरा समीकरण पहले से है कि रोकड़ कितने की है बच्चों, 10000 की, अदत्त व्यय अभी 0 हैं और ये 10000 है। इस प्रश्न को, इस उत्तर को देखो, प्रश्न बताएं,
हाँ, सब बच्चे बोलें। हाँ ठीक है, सही है कि आप बता रहे हैं कि व्यापारी ने 10,000 रुपये नकदी से व्यापार आरंभ किया है। अब अगला प्रश्न क्या है कि 1,000 रुपये नगद आदित्य व्यय के देना बाकी। तो पहले वाले समीकरण की पहले वाली लिंक में, पहले वाली कड़ी में मुझे आदित्य व्यय का समायोजन करना। तो हमें मैंने आपको क्या बताया नियम कि पूंजी में से कम कर देंगे और आदित्य व्यय के नाम से एक नया खाता खोल देंगे। आदित्य व्यय एक तरह का दायित्व होता है बच्चों, आदित्य व्यय एक तरह का दायित्व होता है, एक तरह की ये लेनदारी होती है। ये उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जिनको हमें पैसा देना होता है। ठीक है, ये काम करना, ये ध्यान रखना है। वह लिखा रहेगा प्रश्न में क्लियर आदित्य है। नगद व्यय दिए तो वो अलग है, ध्यान रखना। अब व्यय दो तरह के हो गए, आदित्य व्यय और एक भुगतान। ऐसे ही बच्चों पूर्वदत्त व्यय के लिए होता है। पूर्वदत्त व्यय कौन से होते हैं? जिनका अगले साल से संबंध होता है और इस साल में ही उनका भुगतान कर दिया जाता है। तो उसको क्या करते हैं, रोकड़ में से बच्चों घटाएंगे और संपत्ति पक्ष में पूर्वदत्त व्यय के नाम से एक नया खाता खोलेंगे। 1,000 रुपये बीमा के पूर्वदत्त, ये प्रश्न है मेरा। पूर्वदत्त का मतलब समझ में आ गया बच्चों? अगले वर्ष के व्ययों का भुगतान हमने चालू वर्ष में ही कर दिया है, तो इनकी एंट्री तो इसी साल में हो जाएगी। इनको खर्चे तो वो अगले साल के हैं, तो इनको कैसे लिखा जाएगा समीकरण में, ये देखिए। ये फिर मैंने एक काल्पनिक प्रश्न बनाया। काल्पनिक प्रश्न पहला कर रहा है, पहला समीकरण बता रहा है कि 10,000 रुपये नकदी है और 10,000 से हमने व्यापार आरंभ किया है। बट दूसरी व्यवहार कौन सा होगा? 1,000 रुपये के पूर्वदत्त व्यय हैं, तो रोकड़ में से कम होंगे और पूर्वदत्त व्यय के नाम से अलग से एक खाता क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। ये नियम है इसका है। तो पूर्वदत्त व्यय में क्या करना है? रोकड़ में से कम करना है और पूर्वदत्त व्यय के नीचे लिखना है। पूर्वदत्त व्यय एक तरह के देनदार होते हैं, चालू संपत्ति के नाम से इनको जाना जाता है। ये आदित्य व्यय और पूर्वदत्त व्यय का लिखा हो गया समीकरण में। अब ऐसा लिखा रहेगा क्लियर के अगले साल के हैं, ये पूर्वदत्त है। व्यय कोई सा भी हो सकता है, नाम कोई सा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपको राशि का और नियम का ध्यान रखना है। अगला नियम देखिए, उपार्जित आय। उपार्जित आय से मतलब बच्चों है जो आय तो इस साल की है, अर्जित तो कर लिए लेकिन अभी प्राप्त नहीं हो सकी है। कई आय ऐसी होती हैं जिनका संबंध चालू साल से होता है, अर्थात जिस साल का हम हिसाब किताब रखें उस साल से होता है, लेकिन वो हमें प्राप्त करने का अधिकार तो हो गया, लेकिन किन्हीं कारणों से वो हमें पैसा मिल नहीं पाया, वो अगले वर्ष प्राप्त होगा। ऐसी आय को उपार्जित आय कहते हैं। तो इसका कैसे लेखा करते हैं? पूंजी में जोड़ेंगे और उपार्जित आय को संपत्ति पक्ष में लिखेंगे। संपत्ति पक्ष में इसी नाम से लिखा जाएगा। पूंजी में प्लस होगी आय है, इसलिए ध्यान रखना। और संपत्ति पक्ष में जैसे अभी पूर्वदत्त व्यय लिखा था, वैसे ही उपार्जित आय के नाम से खाता खोल लेंगे। 100 रुपये ब्याज के उपार्जित, ऐसा लिखा रहेगा। चलो समीकरण में दिखाएं कैसे लिखते हैं। फिर उसी तरह के मैं व्यवहार लेकर, ये काल्पनिक एंट्री है क्योंकि मुझे यहाँ एक समीकरण लिखना होता है। 10,000 रुपये नकदी से उसने व्यापार आरंभ किया होगा, तो ये समीकरण बन गया होगा। और फिर दूसरा लेन देन मैंने क्या कह दिया कि 100 रुपये ब्याज के उपार्जित हैं, तो मैंने उपार्जित को लिख दिया और पूंजी में देखो इसको जोड़ दिया। तो पूंजी जो 10,000 थी बढ़ करके कितनी हुई? 10,100 हो गई। तो उपार्जित आय का कैसे समायोजन करना है बच्चों? उपार्जित आय के नाम से संपत्ति पक्ष में एक आप खाता खोलेंगे अलग से, और दायित्व पक्ष में क्या करेंगे? पूंजी में उसको जोड़ देंगे। ये इसका तरीका होगा। उपार्जित आय का मतलब समझ गए, वह आय जो इस साल की है लेकिन प्राप्त नहीं हुई है, अर्जित कल, इसको अर्जित आय भी बोलते हैं, अर्न इनकम के नाम से जानते हैं। अनुपार्जित आय, अब ये अनुपार्जित आय क्या होती है? आय तो अगले साल की है लेकिन किन्हीं कारण से हमें इसी साल प्राप्त हो गई। इसको एडवांस इनकम भी कहते हैं, अग्रिम आय के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या करेंगे बच्चों? अनुपार्जित आय को दायित्व पक्ष में लिखेंगे और रोकड़ में भी जोड़ेंगे। रोकड़ में जोड़ेंगे, दायित्व पक्ष में अनुपार्जित आय के नाम से एक खाता खोलेंगे। 200 रुपये ब्याज के अनुपार्जित, ये उदाहरण है। क्या करना है? रोकड़ में जोड़ना है और दायित्व पक्ष में अनुपार्जित आय के नाम से एक नया खाता खोलना है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि बाकी सारे नियम जो पहले सवालों में मैं बता चुका हूँ, जो के तो रहेंगे। एक सवाल में कई लेन देन हो सकते हैं, कम से कम आपको 4-5 विभिन्न तरह के लेन देनों को लेकर के एक समीकरण अवश्य तैयार करना चाहिए। देखिए यहाँ भी रोकड़ कितनी है? 10,000। ये हर नियम के लिए मैंने एक सेम उदाहरण लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया है, बताया है। तो हर प्रश्न में रोकड़ और पूंजी इसलिए बराबर रही है कि मुझे अगला स्टेप आपको
एक अलग बिंदु को लेकर कोई बताना था, तो यहाँ रोकड़ कितनी है 10,000 और पूंजी कितनी है 10,000। अभी अनुपार्जित आय कुछ नहीं है, तो पहला समीकरण बता रहा है कि नकदी से व्यापार आरंभ किया 10,000। अब अनुपार्जित आय तो मैंने नियम बताया, रोकड़ में जोड़ोगे और अनुपार्जित आय के नाम से दायित्व पक्ष में इसको लिखोगे। तो ये बच्चों 4 ये हो गए आपके, एक आय से संबंधित, एक व्यय से संबंधित, बदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय और अनुपार्जित आय यदि होती हैं तो इनको लेखांकन समीकरण में इस ढंग से लेते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बच्चों, इनको बड़े ध्यान से सुने। यहाँ मैंने ये हर समीकरण में ये एक काल्पनिक उदाहरण लेकर के काम किया है। मेरा मुख्य उद्देश्य इस उदाहरण का ये वाली लाइन आपको समझाना है। तो यहाँ ये मैंने हर प्रश्न में ये मान लिया है कि 10,000 रुपये नकदी से व्यापार आरंभ किया है, तो ये पहले से मैंने लिख रखा है ताकि आपको मुझे बताने में सुविधा रहे, आप भी ठीक ढंग से समझ सकें। तो सब प्रश्न में एक जैसा नहीं रहेगा, आपको मेन बात कौन सी देखना है, जिस बिंदु को लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ, जिस बात को लेकर के वो देखना है, बाकी प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। अब एक बिंदु देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हमें देनदारों से राशि प्राप्त होती है। जब देनदारों से राशि प्राप्त होती है तो उनको हम बट्टा भी देते हैं। बट्टे का मतलब आप समझते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से हमें 10,000 रुपये लेना है और वो कह रहा है हम आज ही आपको पैसे देना चाहते, तो हम वो कहेगा हमें आपको छूट दे दीजिए, तो उसने कहा कि 100 रुपये कम कर लीजिए, तो हम उससे 9,900 रुपये ले लेते हैं और 100 रुपये उसको बट्टा दे देते हैं। तो अब इसको कैसे लिखा जाता है ये भी ध्यान से देखें। यदि देनदारों से बट्टे पर राशि प्राप्त हो रही है, देनदारों का मतलब समझ में आ गया, वे व्यक्ति जिनसे हमें पैसा लेना होता है, अर्थात जिन्हें उधार माल बेचा होता है वो हमें पैसा देते हैं। इस शर्त पर हमने माल बेचा था कि हम आपको उधार बेच रहे हैं और अब वो हमें पैसा देने आए हैं या तत्काल दे रहे हैं। तो उन्होंने शर्त लगाई कि यदि हम आपको नकद पैसे देंगे तो क्या करोगे। हमने शर्त लगा दी कि यदि 10,000 रुपये हैं तो हम आपसे 100 रुपये कम लेंगे, तो ये 100 रुपये बट्टा हो गया। इस बट्टे को कैसे लिखेंगे या समीकरण में इस पूरे लेन देन को कैसे लिखेंगे। उदाहरण क्या दिया है, देखो क्या करना है आपको, देनदारों से पूरी राशि कम करेंगे। ठीक है, देनदार हमेशा समीकरण में संपत्ति पक्ष में होंगे। नंबर 1 बात, देनदार कहाँ होंगे, लेखांकन समीकरण में संपत्ति पक्ष में होंगे देनदारों के नाम से, तो पूरी राशि कम करना है। पूरी राशि कम करना है, जैसे मैंने 10,000 उदाहरण दिया, 10,000 रोकड़ में शुद्ध प्राप्त राशि जोड़ेंगे। 10,000 के बदले में बच्चों कितने मिल रहे हैं, 9,900, तो 9,900 जोड़ेंगे और बट्टे की राशि को पूंजी में से कम करेंगे। बच्चों बट्टे की राशि को क्या करोगे आप, पूंजी में से कम करोगे, क्योंकि आप बट्टा यहाँ दे रहे हो। देखिए उदाहरण से देख लीजिए, एक देनदार से 10,000 रुपये पूर्ण भुगतान में 9,900 रुपये प्राप्त, 100 रुपये नकद बट्टा दिया है। इसको आपको लेखांकन समीकरण में स्थान देना है। लेखांकन समीकरण में कैसे लिखें, ऐसा लिखा रहेगा। राशियाँ बदलेंगी, राशि बदलने से कुछ नहीं होता है। वो 10,000 के देनदार 20 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, राशि उस हिसाब से प्राप्त कम ज़्यादा होगी। ये उदाहरण है। अभी आपका प्रश्न ये है कि यहाँ तक समीकरण बन के आ गया, इसमें रोकड़ 20,000 की है, देनदार 10,000 के हैं और 30,000 की पूंजी है। यहाँ तक मान लीजिए कोई समीकरण पहले से बनाया और अब आपसे वो कह रहा है कि देनदारों से, जो देनदार 10,000 के हैं, उनसे हमें 9,900 रुपये नगद मिल रहे हैं बच्चों। तो क्या नियम बताया मैंने, देनदारों में से पूरी राशि कम कर दी मैंने। देखो देनदारों में से कितने हो गए, देनदार 0 हो गए, क्योंकि पूरे देनदार पैसे दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं, 9,900 दे रहे हैं। तो रोकड़ में मैंने कितने जोड़ दिए, 9,900 दिए, कितने हो गए, 29,900 हो गए। अब 1,000 हमारा 100 रुपये हमारे बट्टे पे चले गए। 10,000 में से हमें 9,900 ही मिले, 100 रुपये हमें नुकसान हो गया। एक तरह का व्यय है, बट्टा देना एक तरह का व्यय, और व्यय को क्या करते हैं बच्चों, पूंजी में से घटा दिए। 30,000 में से मैंने 100 रुपये कम कर दिए, तो 29,900। अब आप देख रहे हैं कि दोनों पक्षों का योग बराबर आ गया। ठीक इसी तरह से बच्चों लेनदारों के लिए होता है, लेनदारों के लिए विपरीत होगा। लेनदारों का कैसे होगा, उदाहरण देखिए। यदि लेनदारों को बट्टे पर भुगतान, लेनदारों को हम पैसा हमेशा देते हैं और जब उन्हें पैसा देते हैं तो उसके बदले में वो हमें बट्टा देते हैं। बट्टा हमारे लिए आय होगी तो इसको पूंजी में जोड़ेंगे। लेनदारों से जितनी राशि का भुगतान करेंगे तो वो रोकड़ में से कम कर देंगे और लेनदारों में से हमेशा पूरी राशि। ये ध्यान रखना है बच्चों, जब भी लेनदार देनदारों को हम पैसा देंगे
या लेंगे तो देनदार और लेनदारों में से उतनी राशि घटाना है जितनी प्रश्न में कुल दी है। शुद्ध राशि को रोकड़ में जोड़ते या घटाते हैं। बट्टे की राशि को भी हम पूंजी में जोड़ते या घटाते हैं। बट्टा मिला है तो जोड़ेंगे और दिया है तो घटाएंगे। बट यहाँ लेनदार है, लेनदारों को भुगतान कर रहे हैं तो लेनदारों में से उतनी राशि घटाएंगे जितना प्रश्न में लिखा है। शुद्ध राशि रोकड़ में से घटाएंगे और बट्टे की राशि को पूंजी में जोड़ेंगे। उदाहरण देखिए, एक लेनदार को 10,000 रुपये देना थे और हम उसको कितने दे रहे हैं, 9,900। 100 रुपये में बट्टा मिल गया। तो यहाँ लेनदारों में से 10,000 घटाएंगे, रोकड़ में 9,900 घटाएंगे और 100 रुपये पूंजी में जोड़ देंगे। ये प्रश्न मैंने बनाया। प्रश्न ऐसा है कि रोकड़ हमारे पास 50,000 की है, लेनदार 10,000 के हैं और पूंजी 40,000 की, टोटल 50। ये पहले से एक समीकरण बनता चला आ रहा है। इस समीकरण में अब मैं कौन से व्यवहार को स्थान देना चाहता हूँ। जो लेनदार हमारे कितने के हैं बच्चों, 10,000 के हैं और इनको हम कितने पैसे दे रहे हैं, 9,900 दे रहे हैं। 100 रुपये बट्टा मिल रहा है। जब 9,900 हम लेनदारों को दे देंगे तो 50,000 में से कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों आपके, 40,100 बचेंगे। 9,900 चले गए, इसमें से लेनदारों का पूरा भुगतान हो गया। अब हमारे पास लेनदारों को कोई पैसा देना नहीं है, शून्य हो गया। और 100 रुपये का जो बट्टे का फ़ायदा हो गया था वो हमने उठा करके बच्चों पूंजी में जोड़ दिया। तो इस तरह से बच्चों इन उदाहरणों को हम पीछे के व्यवहारिक सवालों में शामिल नहीं कर पाए, क्योंकि सारे उनको शामिल करते तो बहुत बड़े बड़े प्रश्न बन जाते आपके। इतना बताना और सीखना आपके लिए कठिन होता है। तो अब आप किताब में से इस तरह के एक एक नियम का एक एक प्रश्न ढूंढें और नियमों का पालन करते हुए उनको यथास्थान जोड़ें या घटाएं। ये ऐसा करने के बाद ये अध्याय आपका बच्चों पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, लेखांकन समीकरण वाला। अगला अध्याय जो है आपको लेखांकन के नियम को लेकर है, जो मैं आपको लाइव वीडियो के माध्यम से कल आपको बताऊंगा कि अगला काम कैसे करेंगे। ये समीकरण की बात यहाँ पर आपकी पूरी समाप्त हो जाती है। इतने सवाल मैंने आपकी किताब के हल करके दिखा दीजिए। बाकी प्रश्नों को आप अपने स्तर से उनको हल करें। समस्या आने पर ये जो नोट्स दिए हैं, ये वीडियो दिए हैं, इनसे आप मदद लें या व्यक्तिगत तौर से फ़ोन लगाकर भी आप मेरे से बात कर सकते हैं और समस्या। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले डिजी लेसन के लिए आप इंतज़ार कीजिए।